नोएडा का, ठीक है? तो वो बेसिकली वो रेफ़रेंस दिया था मेरा कि अब सर वो मेरे से बात किया कि सर इसको पढ़ना है, इसको पढ़ा दो। तो हम बोले अच्छा ठीक है बात कराओ। तो बात कराया, तो बोलता क्या है कि सर वो एक इंसिडेंट बताया अपना। इंसिडेंट ये बताया कि वो ना स्क्रिप्ट किडी था वो बंदा, प्रॉपर स्क्रिप्ट किडी था। मतलब यूट्यूब से इधर-उधर से स्क्रिप्ट यूज़ करके फिशिंग-विशिंग कर लेता था। और उसको ये लगता था कि हम बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। वो ये वहम में जी रहा था। अपना आपको बहुत बड़ा कहता था कि हम हैकर हैं, ये है, वो है। हमको आज भी कोई कहता है कि आप हैकर हो, हम बोलते नहीं, हम हैकर-वैकर नहीं है। उसको वो लगता था कि हम ब्लैक हैट हैं, हम ये कर देते हैं। तो हमसे बोला कि सर हम उस घमंड में जी रहे थे। हुआ ये कि नोएडा में आई थिंक अमेज़न का कोई ऑफ़िस है। तो वहाँ पर कुछ ओपनिंग आया था सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए। नहीं, नहीं, ये वाला नहीं बताए थे। ये हम सब क्लास में बताए हैं। परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। तो वो बोला कि वहाँ पर आया हुआ था रिसर्चर के लिए। तो सिक्योरिटी वाले बंदे के लिए फ्रेशर्स के लिए जॉब आया था, तो वो अप्लाई कर दिया। तो इंटरव्यू में जब गया तो उसके सामने जो पैनल बैठे हुए थे, 3 सिक्योरिटी के बंदे थे, साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थे। तो उससे पूछा कि भाई उससे पूछने लगा यही सब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इनके ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में। तो वो उसको क्या बोलता है, बड़ा रूडली क्या बोल दिया रिक्रूटर को कि हमको सर सब आता है, हमको फिशिंग आता है, हमको ये आता है, हमको वो आता है, हमको स्पैमिंग आता है, स्कैमिंग आता है। तो वो बड़ा प्यार से बोला कि बाबू आपको यहाँ पर जो जॉब दिया जा रहा है, आपका जॉब रोल पता है क्या है? तो बोला हाँ, आपका जॉब रोल ये है कि हमें आप हमारे नेटवर्क को, हमारे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है आपको, अटैक से, साइबर अटैक से। आपको वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, पॉलिसीज़ का वो करना है। आपको पता है ना? तो बोला हाँ, हाँ, हमको सब पता है। तो वो अब ऑब्वियस सी बात है अब सामने वाले के पास तुम अकड़ोगे। तो बोला अच्छा चलो एक काम करते हैं उसको एक मतलब एक लैब टाइप का था, बोला कि लैब टाइप का था सर उसमें बैठा दिया हमको। वहाँ तकरीबन 50-100 कंप्यूटर्स लगे हुए थे। उसमें उबंटू इंस्टॉल था। उसको बस इतना बोला कि तुम एक काम कर दो बस, तुमको हम इंटरनेट दे रहे हैं, सब कुछ है सिस्टम में। तुम बस हम 1 घंटे का आपको टाइम दे रहे हैं। बस इतना बता दो कि हाँ, इस नेटवर्क के अंदर कितने एक्टिव होस्ट हैं, बस दैट्स इट। यस, डिवाइस चल रही है, होस्ट टेक्निकली होस्ट बोलते हैं, बस सिंपल समझो कितने एक्टिव होस्ट, यूज़र जो भी आप समझो डिवाइस एक्टिव है, बस इतना बता दो, तुम्हारा जॉब लेटर अभी ऑफर कर देंगे, बिना कुछ वो किए। तो वो बंदा बोला हाँ, बता देंगे। तो उसका आधा घंटा भी नहीं हुआ था, 5 मिनट 10 मिनट में बोला कि मेरा घुटने से पसीना आने लग गया था। मतलब उसके पास इंटरनेट है, ठीक है? उसके पास इंटरनेट है, सब कुछ है, वो नहीं कर पाया, 1 घंटा निकल गया। बोला कि इतना बेइज़्ज़ती फ़ील हुआ, आया, दोनों आया, बोला हो गया? तो बोलता है नहीं सर। बोला कि धक्का मार के निकाला था। बोला कि धक्का मार के निकाला बोलो हमको। तो बोला कि वहाँ पर कोई पार्क-वार्क था, वहाँ पर जाके बैठे रहे 1 घंटा तक। हमको फिर यही लगा कि यार आज तक हम कौन-सा बबल में जी रहे थे, आज बबल फट गया। हालाँकि हम उसको किसी कारण से हम ट्रेनिंग नहीं दिए थे, कोई रीज़न से, पता नहीं याद भी नहीं है, मना कर दिए थे हम क्योंकि मेरे पास टाइम का इश्यू था। बाद में पता चला नहीं, कुछ टाइम तक वो मैसेज-वैसेज करके पूछते रहता था, पता नहीं फिर कहीं पे अच्छी जगह पे प्लेस हो गया था वो। अभी शायद रिलायंस-विलायंस में या कहीं पर वो सुने थे लास्ट टाइम कि रिलायंस-विलायंस में है। मतलब सिंपल टास्क है। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा या फिर जैसे अभिजीत सर के बैच उनके आए होंगे सॉरी आनंद सर के बैच से, शायद उनको पता होगा। बट बहुत ईज़ी टास्क है। अब एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है ना, अगर ये यहाँ पर भी अप्लाई होता है, जैसे आपका खुद का वाई-फाई नेटवर्क है या खुद का राउटर है। आपको देखना चाहते हैं कि कितने यूज़र्स कनेक्ट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग होस्ट स्कैनिंग परफ़ॉर्म करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कितने एक्टिव होस्ट हैं। इनएक्टिव होस्ट पता नहीं चलता, एक्टिव होस्ट। बस उसको इतना करने बोला था, नहीं कर पाया वो। ऑब्वियस सी बात है, निकाल दिया। तो होस्ट स्कैनिंग भी उसी को हम लोग बोलते हैं, जिसमें सारे एक्टिव यूज़र्स का हम लोग पता लगाते हैं। उनके डिवाइसेज़ कौन से हैं, उनमें कौन से पोर्ट चल रहे हैं, कौन से सर्विसेज़ चल रहे हैं। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है या और भी बहुत बार बहुत सारे इंटरनल इन्फॉर्मेशंस का पता लगा लेते हैं। अब बहुत बार ये भी होता है कि जैसे हमारे सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर में ना बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स होते हैं ना, जो बहुत वल्नरेबल होते हैं।
अब वो कैसे आने वाले क्लासेस में आप लोग को पता चल जाएगा। इवन बहुत सारे इस क्लास में ऐसे भी लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि उनके सिस्टम में वो पोर्ट्स ओपन होंगे बाय डिफॉल्ट, और उनकी वजह से ना उनके पूरे कंप्यूटर का डेटा खतरे में आ सकता है। एक क्लिक पे सारा डेटा एक्सेस किया जा सकता है। अगर आप किसी इनसिक्योर नेटवर्क पे चले गए, और अगर उस इनसिक्योर नेटवर्क में या आपके नेटवर्क में कोई हैकर या कोई भी साइबर क्रिमिनल आ गया, वो आराम से आपका डेटा निकाल लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कितना भी अच्छा एंटीवायरस लगा दो, कितना भी अच्छा आप कुछ भी कर दो, कोई नहीं बचा पाएगा। तभी तो मैं हुँ, मैंने बताया ना सर, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज़ होते हैं, ख़ास करके विंडो यूज़र्स, उन पे ज़्यादा खतरा है ये। जैसे हम कुछ अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा अगर हम बता भी दें, बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल सर्विसेज़ हैं, लाइक एक सिंपल सा बताते हैं, एसएमबी का नाम सुने हो आप लोग? सर्वर मैसेज ब्लॉक, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ करके हम लोग जो भी फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग में नेटवाइज में हेल्प करता है ये, शेयरिंग कराने में। अब एसएमबी बहुत बार क्या होता है, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। अब होता क्या है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक अकाउंट यूज़ करता है, नल अकाउंट। नल का मतलब क्या होता है पता है? NULL, नहीं मालूम? नल नल कॉमन मीनिंग पूछ रहे हैं इसका। जीरो। नन नन जीरो ब्लैंक कुछ खाली नहीं, खाली। यस खाली, कुछ नहीं। जय हिंद जय भारत मतलब ना आईडी है, ना पासवर्ड है, कुछ नहीं। वो होता है नल। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक नल अकाउंट का यूज़ करता है, कि ताकि वो फ़िल्टर शेयरिंग सॉरी प्रिंटर शेयरिंग, फाइल शेयरिंग में वो हेल्प करता है वो। तो अब एक मान कर चलो, अब मुझे ये पता है कि तुम्हारा एसएमबी सर्विस ओपन है और वहाँ पर वो नल अकाउंट भी एक्टिव है। तो पता है क्या किया जा सकता है? यूज़र नेम, पासवर्ड तुम भले ही कुछ भी रखो या मत रखो, नहीं रखो तब तो खुला किताब है आपका कंप्यूटर। बंदा अगर सिर्फ़ गेस्ट यूज़र नेम, गेस्ट पासवर्ड देगा या कुछ भी नहीं लिखेगा ना, एंटर भी मार देगा ना, आपके सिस्टम में इन कर जाएगा। और ये वल्नरेबिलिटीज़ बड़ी-बड़ी कंपनियों के सिस्टम्स, उनके नेटवर्क्स के अंदर ये खुले मिलते हैं। अब ये सर चीज़ ये तो आपको कब केवल पता चलेगा? बताओ, सर ये तो बोलो? केवल विंडोज 7 में ही होता है ना कि ऐसा अरे दोस्त, हम विंडोज़ कोई एक पर्टिकुलर वर्ज़न का नाम नहीं लिए हैं। कोई भी, किसी पर भी है। हम प्रोटोकॉल्स को जो पोर्ट जो सर्विसेज़ है ना, वो सर्विसेज़ ही बेसिकली मिसकॉन्फ़िगरेशंस की वजह से ये होता है। अगर आप मान कर चलो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 1 सेकंड, हाँ, आपका बेसिकली क्या होता है देखो, सबको हर सर्विसेज़ का कैसे मैनेज करना होता है या किस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर करना होता है, नहीं पता होता है। तो बहुत बार क्या होता है ना, एडमिन्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन छोड़ देते हैं, तो जिस कारण से भी सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँ। अब होगा कॉम्प्रोमाइज़ तभी ना, जब आपने उसके अंदर सही से उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा हो। बट एसएमबी या और कुछ सर्विसेज़ है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक और है एमएसआरपीसी, वो भी वल्नरेबल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो अब ये जो वल्नरेबिलिटीज़ हम लोग कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? बताओ? स्कैनिंग के थ्रू। यस, करेक्ट, स्कैनिंग के थ्रू। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? आगे बढ़े? यस सर। अब एक चीज़ याद रखना, पोर्ट स्कैनिंग सॉरी, एक सेकंड, स्कैनिंग 3 तरीके के होते हैं, ठीक है? एक होता है पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, और एक होता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ठीक है? पोर्ट स्कैनिंग समझने से पहले ये पता है आप लोग को पोर्ट क्या होता है? यस सर। बंदरगाह वाला पोर्ट मत बोल देना। हाँ, बताओ? सर कोई ऐसा रास्ता पोर्ट जहाँ एक से एंटर किया जा सके। एक-एक करके। हाँ, बताओ? सर पोर्ट एक लॉजिकल एंड पॉइंट होता है जो हुँ, कंप्यूटर पर चल रही सर्विसेज को हुँ, आइडेंटिफाई करता है। अ, अब जैसे हुँ, एचटीटीपी होता है और हुँ, एचटीटीपीएस और एक एफटीपी होता है जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है, और हुँ, एसएमटीपी होता है जो ईमेल के लिए यूज होता है। अगर इनक्रिप्टेड मेल भेजना हो तो बस, हम बहुत ओके। बढ़िया। अरे गदाधारी भीम, हम ये तो पूछे पोर्ट कि गांधी जी का पोर्ट एक तरह से अरे पोर्ट तरह हाँ, बोलिए, 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 बोलिए। पोर्ट एक तरह का रास्ता है जहाँ से एंटर किया जा हुँ, सकता है, वो किसी भी फील्ड में हो हुँ, सकता है, हुँ, सिंपल। वेरी गुड। दो वो भी सही बताए हैं, बट एक चीज़ याद रखना मध्यम, ये रटंत विद्या वाला काम कर रहे हो आप। कभी अगर आप सिंपल चीज़ पूछा जाए ना, सीधा मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ ना
सबको बोल रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि ये बताओ, सिर्फ उतना ही जवाब देना। अगर आप ऐसे बोल रहे हो ना, सामने वाला को लगेगा आप रट के बता रहे हो। पोर्ट नंबर, पोर्ट सर्विसेज के बारे में यहाँ पर अभी हम लोग जिक्र ही नहीं किए। सिंपल पोर्ट, एक सिंपल है पोर्ट का। अगर कोई भी पूछे ना पोर्ट क्या होता है, तो बेसिकली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड कम्युनिकेशन पॉइंट होता है, एक तरीके का लॉजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है ना। इसका यूज करके इंफॉर्मेशन और डेटा पैकेट्स को सेंड और रिसीव, या बोल सकते हो आप लाइक एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है, ठीक है, डेटा सेंड रिसीव कराने में। जस्ट एग्जांपल, जैसे आपका पिन कोड, एरिया पिन कोड होता है ना, जैसे आप पार्सल करते हो, कोरियर करते हो, तो एरिया पिन कोड के बिहाफ पर ही होता है ना। तो क्यों? क्योंकि वो एरिया पिन कोड के हिसाब से ही वो डेटा, वो पार्सल राउट होते हुए आपके एंड पॉइंट यूजर तक पहुंचता है, रिसीवर तक पहुंचता है, है ना। तो अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम में, तो पोर्ट्स के थ्रू होगा। तो हमेशा याद रखना, पोर्ट एक तरीके का एंड कम्युनिकेशन पॉइंट होता है, एक तरीके का लॉजिकल कनेक्शन होता है। खैर बहुत बढ़िया बताए हो, Very good। अब समझो, क्लियर है सबको पोर्ट? बट अब बताते हैं आगे। यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया, बट एक चीज याद रखना, पोर्ट कितने होते हैं पता है आपको? 65,535। करेक्ट, 65,535। अच्छा अब एक बात बता, 65,535 पोर्ट्स को डिफाइन करके बता सकते हो? ये पूछा जा सकता है तुमसे। सर ये तो सामने लिखा है। हाँ हाँ, तभी तो गए देख के भी बताया करो। सर ऐसे जीरो से बताओ लेकर आज। जीरो से लेकर 1023 तक, हैं? और हैं? वो वेल नोन पोर्ट होते हैं और रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं सर। 1024 से लेकर शायद 49,151, हम्म, रुको। 49,151 से हम्म लेकर हम्म 65,535 तक ये होते हैं प्राइवेट प्राइवेट पोर्ट या डायनेमिक पोर्ट जिसे कहते हैं। गुड। देखो सिंपल ट्रिक बताते हैं, इसमें इतना लोड लेने का जरूरत ही नहीं है। सिंपल ट्रिक समझो। अगर कोई पूछे ना कि जीरो से लेके 65,535, 0 to 65,535 पोर्ट्स को डिफाइन करो, सिंपल एग्जांपल बताते हैं, कुछ मत करना जी, सीधा बताना। 0 to 1,023 तक जो पोर्ट्स होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स। क्या बोलते हैं? आप लोग लिख भी सकते हो, वेल नॉन पोर्ट्स, WELLKNOWN, ठीक है। अब ये वेल नोन पोर्ट्स कौन होते हैं ये समझ लो, ठीक है। वेल नोन पोर्ट का मतलब ये हो जाता है कि इनके पोर्ट नंबर से इनके सर्विसेज का पता लगाया जा सकता है। ये रेंज होता है, याद रखना, 0 से लेकर 1023, 0 से लेकर 1023, 0 to 1,023, ये होते हैं वेल नोन पोर्ट्स, ये रेंज होते हैं। तो इस रेंज के बीच में अगर जितने भी पोर्ट्स आ रहे हैं ना, तो समझ जाना कि वो सारे पोर्ट्स वेल नोन है। इट मींस कि उसके पोर्ट नंबर से ही उसका सर्विसेज डिफाइन किया जा रहा है, मतलब ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड है किसी सर्विसेज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, पोर्ट नंबर 21 FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि फाइल ट्रांसफर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के लिए हमें हेल्प करती है। पोर्ट नंबर 22 SSH, सिक्योर सेल, किसी भी सर्वर या किसी उसका, अगर हम CLI में सिक्योर वे में हम लोग एक्सेस करने के लिए SSH का यूज करते हैं। उसी तरीके से 23 टेलनेट, ठीक है। 119 सॉरी बताते रुको, 80 जिसका सर्विस नंबर होता है, सर्विस होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 443 HTTPS। 119 NNTP, इसको बोलते हैं हम लोग रुको, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और लिख सकते हो 194 IRC, इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। जो भी चैटिंग या जितने भी ये मैसेजिंग एप्लीकेशन है ना, या जितने भी चैट वैट होते हैं ना, टेक्सटिंग, ये सारा IRC ही करता है, आपका IRC सर्विस। फिर एक आप 194 बता दिए, और भी है लाइक 110, ये आपको होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका वर्जन 3 आ चुका है। ये मेलिंग सर्विस में यूज होता है, याद रखना। बहुत लोग इसका उल्टा बताता है, बट इसका ये याद रखना, ये मेलिंग में यूज होता है। जैसे अगर आप किसी सामने वाले को मेल किए, अब सामने वाला यूजर एक्टिव है या इनएक्टिव है,
तो वो मेल को क्या करता है, होल्ड करता है। अगर यूजर इनएक्टिव है ना, ऑफलाइन है, तो ये क्या करता है, मेल को होल्ड करके रखता है जब तक यूजर एक्टिव ना हो जाए। तो मेल को आपके इनबॉक्स में डिलीवर कराने का भी काम आपका पॉप ही करता है। और भी है, DKIM होता है, अ, और भी होता है, बट नहीं, DKIM नहीं, रुको, और 2-3 सर्विसेज है, बट पॉप का ही होता है। और कौन सा बताए, 53 DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ये जितने भी गूगल, फेसबुक, ये जितने भी देख रहे हो ना, ये सारे DNS आते हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये देखो, ये सारे 0 से लेकर 1020, और भी है बहुत सारे, बट ये जितना भी हम बताए ना, ये सारे वेल नोन पोर्ट से। मीन्स कि अगर हमें कहीं पर पोर्ट नंबर 80 दिख रहा है ना, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर HTTP सर्विस है, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 ऑलरेडी HTTP सर्विस के लिए क्या है, रजिस्टर्ड बोल सकते हो, ऑक्यूपाइड है। occupied। पोर्ट, यस, पोर्ट नंबर 80 FTP के लिए यूज नहीं हो सकता है, या 21 HTTP के लिए यूज नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गया वेल नोन पोर्ट्स। आई रिपीट, पोर्ट नंबर से हम उसकी सर्विसेज का पहचान कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेल नोन पोर्ट्स। क्लियर है? यस सर। अब इसके आगे का रेंज समझते हैं। 1024, 1024 से लेकर के 49,151, 49,151 तक जो पोर्ट्स होते हैं, उसको बोला जाता है रजिस्टर्ड पोर्ट्स। जो कि कोई वेंडर्स, कोई कंपनी, माइक ऑफ कर लो दोस्त, इसका ऑन है, या किसी एप्लीकेशन के लिए पहले से ही रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे मैंने एक पोर्ट बताया था, आई थिंक 445 MSRPC, जिसने माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्विसेज के लिए उसको असाइन कर रखा है। तो बहुत सारे ऐसे वेंडर्स, कंपनियां है ना, जो अपने एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, हाँ, समझ में आ गया। तो ऑलरेडी जो कोई कंपनी, कोई सर आवाज कट ऑर्गेनाइजेशन, गया या था आपका। आवाज कटने गया था, म्यूट किए थे। अच्छा तो कोई, हाँ, समझ में आ गया, रजिस्टर्ड पोर्ट्स जो ऑलरेडी किसी एप्लीकेशन या किसी वेंडर ने उसको रजिस्टर्ड कर रखा हो अपने सर्विसेज के लिए। अब उसके बाद आता है 49,152 से लेके एकदम एंड तक, लास्ट 65,535। ये इसको बोलते हैं डायनेमिक पोर्ट्स, या इसको हम लोग प्राइवेट पोर्ट्स के भी नाम से जानते हैं। अब ये बेसिकली होते हैं रैंडमली, कोई भी यूज कर सकता है किसी भी पर्पस के लिए, आप भी यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो ये याद रखना, ये बेसिकली हमारे पोर्ट्स के रेंज होते हैं, और ये आपका हो सके जरूरत कभी पूछ भी सकते हैं। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? अब पोर्ट स्कैनिंग का क्या महत्व है, देखो, पोर्ट क्लियर है तो पोर्ट स्कैनिंग समझो। पोर्ट स्कैनिंग इज द नेम ऑफ द टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई ओपन पोर्ट्स and services available on a network host. It is sometimes utilized by security technicians to audit a computer for vulnerabilities. However, it is also used by hacker to target victims. देखो, पोर्ट स्कैनिंग में ये बोल रहा है कि इस टेक्निक से हम ये पता लगा पाएंगे कि सामने वाले सिस्टम पे या उस होस्ट के ऊपर कौन सा पोर्ट या उसका कौन सा सर्विसेज ओपन है। ठीक है, अब इसका दो तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर एक हैकर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको कोई ओपन पोर्ट मिलेगा और अगर वो ओपन पोर्ट वल्नरेबल होगा, तो वो क्या करेगा, वो उसका फायदा उठाएगा, एक्सप्लॉइट कर सकता है उसको। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि वो उस सिस्टम में इन कर सकता है, उसके थ्रू हो सके उस सिस्टम में उसका डेटा तक चोरी करा जा सकता है, या कुछ भी इम्पैक्ट कर सकता है, सिस्टम डाउन कर सकता है। समझ में आया? बट अगर एक सिक्योरिटी टेक्नीशियंस कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर कोई पेन टेस्टर है, तो अगर उसको वो वल्नरेबिलिटी दिखता है, अगर उसको वो ओपन पोर्ट्स दिखता है, तो वो उसको पैच करेगा। अगर वो जरूरी नहीं है, वो पोर्ट्स, कोई सर्विसेज अगर उसका यूज ही नहीं है, उसको बंद करेगा। एटलीस्ट अगर वो बंद नहीं कर सकता है तो उसको पैच करेगा। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जो आउटडेटेड वर्जन पे काम कर रहे होते हैं। मैंने बताया था ना कल, जैसे कि वेब का एग्जांपल था, बट वहां पर मैंने एक चीज तो बताया था ना कि अगर मानकर चलो इसमें वो वर्जन यूज हो रहा है जो वल्नरेबल है किसी अटैक से, तो ऑब्वियस सी बात है अटैकर उस वल्नरेबल वर्जन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो वहां पर हम लोग सॉल्यूशन के
क्या 0.2 1.2 पे भी है। हाँ 1.3 भी आ गया सर। ऐसे से 1.3 भी आ गया, बट स्टिल बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज भी 1.2 का यूज कर रहे हैं। तो जो भी यूज कर रहे हैं ना, उन पे खतरा है कि उनको लोकल होस्ट पे मे भी उनके डेटा पैकेट को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। वो स्निपिंग के क्लास में हम दिखा देंगे। काइंड ऑफ आप बोल सकते हो सिमिलर चीजें। तो उस केस में अगर एज ए रिसर्चर हम मान के चलो मेरा जो जॉब रोल है मेरे कंपनी में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर जब हम लोग भी पेन टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग भी जब ऐसी ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताते हैं, एक सिंपल चीज समझो। एक बार हुआ था जब हम ज्वाइन किए थे, तो जब हम लोग शॉर्ट में पीटी बोलते हैं, पेन टेस्टिंग। तो पीटी होता है साल में हम लोग का होता है, हम लोग करते हैं पीटी, जिसे हम करना होता है हमको। तो जब पीटी किया था, एक नेटवर्क के अंदर में, एक सर्वर के अंदर में एक ऐसा पोर्ट खुला हुआ था जिसका आज तक जो पहले सिक्योरिटी वेंडर्स थे उनको पता ही नहीं चला था कि उस पोर्ट का क्या इम्पैक्ट निकल सकता था, और उस पोर्ट के थ्रू इंटरनल इंफॉर्मेशन रिवील हो रहे थे और किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा था, और बहुत सालों से था वो। और वो ऐसे मतलब इतना हाइड था, उसके लिए भी हमको फायरवॉल बाईपास करना पड़ा था। ऑब्वियस सी बात है, हमको व्हाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग करने का अलाउ किया गया था, बट हाथ में खुजली हुआ, बाईपास करके घुस गए। देखा जाएगा जो होगा। हालांकि करना मत आप लोग, मेरा केस अलग था। तो जब वो हुआ, तो उसमें फायरवॉल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील हो रहा था जो कि बहुत सेंसिटिव था, कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता था। तो उसी टाइम जो भी आईटी टीम सिक्योर, जो हमारे सीसो होते हैं, जैसे सीनियर जो सबसे हेड होता है हमारा, जो हमसे ऊपर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, सॉरी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। हम लोग जब हम उसको रिपोर्ट किए, तो हम लोगों ने जब उसको रिपोर्ट किया, तुरंत सारे आईटी टीम, नेटवर्क टीम, सबको ले लिया कॉल पर, सुना दिया। क्योंकि एक बंदे की गलती की वजह से पूरा कंपनी का डेटा लॉस या कंपनी पे लॉस आ जाता। बाद में हुआ ये कि जो आईटी गाइस थे, जितने आईटी टेक्नीशियंस, सॉरी टेक वाले थे, उनसे वो पैच ही नहीं हो पा रहा था सर्वर से। क्योंकि वो एक बहुत रेयर चीज था, बहुत रेयर, किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा था। इवन जो वेंडर्स थे, जो सर्विस दे रहे थे, फायरवॉल सर्विस जो दे रहे थे, उनके पास भी कोई पैच नहीं था। एट द एंड फिर हम ही को रिक्वेस्ट किया गया था कि सर मतलब आप पता करो, मतलब सर तो नहीं बोलता, हम लोग नाम ही लेते हैं सब लोग एक दूसरे का, चाहे कितना भी सीनियर हो। तो बोला कि पता, आप ही पता करो जो भी, क्योंकि मेरा जॉब रोल ही कंसल्टेंट है। मेरा जो मेन रोल है वो एनालिस्ट से पहले साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट लगता है। तो फिर रिसर्च और उस पोर्ट को बंद भी नहीं कर सकते थे हम। उस पोर्ट को बंद भी नहीं कर सकते थे, तो फायरवॉल का वो आ जाता, फायरवॉल ही बंद हो जाता। फिर थोड़ा रिसर्च किए, थोड़ा ये किए, क्योंकि सिक्योरिटी वेंडर बोला कि हमें हमारी टीम काम करेगी इसके ऊपर। बट क्योंकि वो लोग भी सॉरी बोलने लगा, क्योंकि इतना बड़ा लूपहोल छोड़ रखा था। तो थोड़ा रिसर्च करके मेरे पास एक फाइनल कंक्लूजन निकला, फिर उसी पे वो पॉलिसी सेट किया गया, उस वल्नरेबिलिटी को पैच किया गया, फिर जाकर अब सिक्योर है। ऐसे बहुत सारे नहीं, अब फिर एक बार इस बार भी कुछ निकला था। अब होता ये है कि बहुत सारे जो रेड टीमर्स भी थे ना, हालांकि रेड टीमिंग का अब मेरा भी है, बट उसके पहले के जो रेड टीमर्स थे वो लोग भी डिटेक्ट नहीं कर पाया था उनको। तो वही होता है, जब वही चीज होता है ना कि ऑब्वियस सी बात है, इन डेप्थ जाना पड़ता है चीजों के अंदर। इसीलिए बोल रहे हैं इसको एकदम सीरियसली समझो सारे लोग, ये वो आगे चल के हर जगह पर काम आएगा। तो समझ में आ गया पोर्ट स्कैनिंग का? क्लियर है? यस सर। यस सर। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग क्यों करते हैं? List the active host and IP address. Network scanning is a procedure for identifying active host on a network, either to attack them or access the security of the network. देखो, लिस्ट द एक्टिव होस्ट, मैंने बताया था ना, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं होस्ट डिस्कवरी। याद रखना, होस्ट डिस्कवरी। अगर कभी भी अगर हम होस्ट डिस्कवरी का जिक्र कर रहे हैं ना, या कोई भी कर रहा हो, तो आप समझ जाना कि वहां पर एक्टिव यूजर्स का जो लिस्ट निकालने का बात हो रहा है, एक्टिव यूजर्स के बारे में पता लगाने का बात कर रहा है। वो बेसिकली होस्ट डिस्कवरी के अंदर आता है। तो ये आता है आपका नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर।
जितने भी एक्टिव होस्ट है उनकी आईपी एड्रेसेस पता करना, उनके अंदर कौन से पोर्ट्स ओपन है, सर्विसेज कौन कौन से रनिंग है, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन 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 सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, पोर्ट सर्विसेज के वर्जन्स क्या है, ये सारा डिटेल। या फिर मेनली जो इसका रोल होता है सिर्फ होस्ट का पता लगाना, तो ये जो भी होस्ट का जितना भी डिटेल निकालते हैं ना, समझ में आया, वो आता है नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर। क्लियर है सबको? सर स्कैनिंग तो क्लियर है, लेकिन आपने जो पोर्ट के बारे में बताया ना, वो एक बार क्लियर करा दो ना। पोर्ट्स का सिंपल सा बात है कि पोर्ट पोर्ट समझ गए ना, व्हाट इज पोर्ट। हाँ हाँ तो हाँ। ऑब्वियस, हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई ऐसा पोर्ट ओपन है जो वल्नरेबल है या वो बिना मतलब का ओपन है, तो ऑब्वियस सी बात है अब उन पोर्ट कौन कौन से सिस्टम में पोर्ट ओपन है या क्लोज है, वो हम कैसे पता करेंगे? पोर्ट स्कैनिंग से ही पता करेंगे। आया बात समझ में? हाँ सर। सर ये इतने सारे पोर्ट हम याद कैसे रखेंगे? अभी दिमाग में वही आ रहा है। एक तो हम सबको एक साहिल हम्म। और सबको बोल रहे हैं, अरे बीच में मत टोका करो, हम टाइम देंगे सबको, ठीक है? हाँ ओके सर। वो जोन मेरा बार दिमाग से निकल जाता है चीज। पोर्ट अभी बता तो दिया, आप लिख भी लो या ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, इतना भी बहुत ओके है। ओके। ओके सर, एक ठीक मिनट है, रख लेना। सबसे रिक्वेस्ट है बीच में ना। ओके, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। देखो, vulnerability scanning is a method for checking whether a system is exploitable by identifying its vulnerabilities. A vulnerability scanner consists of a scanning engine and a catalog. The catalog includes a list of common files with known vulnerabilities and common exploit for a range of server. देखो ऑब्वियस ही बात है, इतना तो अब समझ में गया होगा। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कहने का मतलब ये है कि इसकी मदद से हम लोग सिस्टम्स के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज है वो पता लगाते हैं। अब वो वल्नरेबिलिटी सर्विस बेस्ड भी हो सकता है, उसके आउटडेटेड वर्जन बेस्ड भी हो सकता है। अब कैसे होता है वल्नरेबिलिटी स्कैन, हम लोग कैसे पता करते हैं कि वो पर्टिकुलर वर्जन या वो सर्विस ऑलरेडी वल्नरेबल है किसी अटैक से या एक्सप्लॉइटेबल है? एक सिंपल सा चीज समझो। होता क्या है, हम जिस भी स्कैनर्स का यूज करेंगे उन स्कैनर्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज के काइंड ऑफ आप डेटाबेस बोल सकते हो या लिस्ट होते हैं। इसमें ऑलरेडी हमें उसे बता दिया जाता है कि ये वर्जन ऑलरेडी वल्नरेबल है। अगर ये वर्जन टारगेट सिस्टम पे या उस नेटवर्क पे मिलता है तो आपको वहां पर एज ए आउटपुट दिखाना होगा कि ये वल्नरेबल वर्जन आपके सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर मेनली जो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं जो वो होता है एनमैप। और भी है, रस्ट स्कैन है, एनमैप है, एंग्री एपी स्कैनर है, बहुत सारे हैं। बट एनमैप जो है वन ऑफ द बेस्ट ओपन सोर्स टूल है नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। अब एनमैप के अंदर एक स्क्रिप्ट यूज होती है, स्क्रिप्ट इंजन यूज होता है जिसको बोलते हैं एनएसई। इसका फुल फॉर्म होता है एनमैप स्क्रिप्ट इंजन। ठीक है, क्या होता है? एनमैप स्क्रिप्ट इंजन। तो एनमैप का जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स बने होते हैं। वो स्क्रिप्ट्स क्या करती है, पर्टिकुलर हर काम के लिए स्क्रिप्ट्स बनाए गए हर वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब होता ये है समझो कि देखो, अगर मान कर चलो मेरे सिस्टम में पोर्ट नंबर 21 ओपन है, मुझे ये तो दिख गया कि पोर्ट नंबर 21 ओपन है, बट मुझे अब ये पता लगाना है कि क्या मेरा ये पोर्ट नंबर 21 लाइक एफटीपी किसी अटैक से वल्नरेबल है कि नहीं। तो उसके लिए एनमैप में जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ना, हम उनका पता करते हैं। ऑलरेडी उसके अंदर सारे वल्नरेबिलिटीज के पैरामीटर सेट्स होते हैं। वो उस आउटपुट को जो रिक्वेस्ट सिस्टम ने भेजा, उस रिक्वेस्ट को वो चेक करता है और उसको एनालाइज करके वो बताता है कि हाँ, अगर वो मैच कर गया उनके स्क्रिप्ट में दिए गए डेटा से, तो वो वहां पर आउटपुट दे देगा कि आपका 21 वल्नरेबल है। दूसरा चीज याद रखना, एनमैप का जो स्क्रिप्ट होता है ना, उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो लिखा जाता है जिसका नाम है लुआ। LUA, लुआ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। शायद में भी आप लोग कभी सुना भी होगा नाम या यूज भी किए होंगे, जो अगर कोडिंग किए होंगे तो। हालांकि बहुत कम लोग जानता है, बट एक अभी बताएंगे ना सबको याद आ जाएगा। पबजी खेला होगा सर, BGMI खेला होगा,
या बहुत सारा गेम खेला होगा, तो उनमें जो हैक होते हैं ना, हैक मोड्स, हैक लगाए होगे कभी आप पबजी के अंदर, बीजीएमआई के अंदर, तो उनमें जो हैक्स होते हैं ना, वो जो हैक जो स्क्रिप्ट लगाए जाते हैं ना, वो आपका लुआ में ही लिखा जाता है बहुत स्मॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट बहुत इफेक्टिव होता है। और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जैसे पर्ल है, रूबी है, पाइथन में भी जैसे हम लोग नेटवर्क टूल्स लिखते हैं, ठीक है। तो एनमैप का जितने भी स्क्रिप्ट्स है, अरे माइक ऑफ करो दोस्त, वो आपका लुआ के अंदर लिखा गया है। समझ में आ गया वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग? क्लियर है? यस हाँ सर। सर। Why is network scanning is important? देखो, the purpose of network scanning is to manage, maintain and secure the system, ठीक है, using data found by the scanner. Network scanning is used to recognize available network services, discover and recognize and filtering system in place, look at what operating system are in use and to protect the network from hacker. नेटवर्क स्कैनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली नेटवर्क, द पर्पस ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग, इसका पर्पस ये होता है कि हम लोग अपने नेटवर्क को स्कैन करें, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, सिक्योर करना डेटा। जो भी डेटा स्कैनिंग के थ्रू जो भी हमारे पास आउटपुट आया है, उस आउटपुट को देखते या उस आउटपुट के दरमियान हम लोग जो भी सिस्टम में जो कमियां हैं, उन सिस्टम की कमियों का पता लगा करके हम सिक्योर करें, ताकि कोई भी अटैकर उस कमी का फायदा उठाकर हमारे सिस्टम, हमारे नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज ना करे। इवन नेटवर्क स्कैनिंग का यूज करके जो भी अवेलेबल नेटवर्क सर्विसेज चल रहे हैं, रनिंग सर्विसेज है, उनका पता लगा सके, यूजर्स जो कनेक्टेड है उनका पता लगा सके, होस्ट का पता लगा सके, टारगेट सिस्टम्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पता लगा सकते हैं। अब मैं बार बार ना ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र कर रहा हूँ। अभी मैं बताता हूँ क्यों मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ। क्यों? कि ताकि ये इन्फॉर्मेशन अगर एक हैकर के पास चल जाए, अगर हो सके सिस्टम में अगर कोई भी एक गड़बड़ी मिल जाए, तो कॉम्प्रोमाइज ही कर लेगा। जैसे लास्ट क्लास में जब प्रैक्टिकल का फर्स्ट क्लास था, तो मैंने एक चीज बोला था आप लोग को, याद है? मैंने एक बात बोला था कि नेटवर्क, एक हैकर अगर का सबसे पहला टारगेट होता है आपका नेटवर्क एक्सेस करना। अगर वो एक बार अगर आपका नेटवर्क में आ गया ना, तो आपके नेटवर्क को कंट्रोल तो कर सकता है, और अगर आपके नेटवर्क, आपके सिस्टम में ऐसा कोई भी लूप होल रहा है, तो आपके सिस्टम्स को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। एटलीस्ट उसको सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म करने में और आसान हो जाएगा, क्योंकि कहावत है कि पहले वो जो चोर था ना, घर को बाहर से देख रहा था, अब घर के दरवाजे के अंदर आ चुका है, तो वो भले ही आपका दरवाजा कितना ही मजबूत हो, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आया है, तो लेकर ही जाएगा। तो सेम चीज यहाँ भी वही होता है। तो ये जरूरी है, ये काम नेटवर्क स्कैनिंग के थ्रू किया जा सकता है। समझ में आया? अब एक हैकर ये होगा, प्रोटेक्ट करने वाला बंदा हो, प्रोटेक्ट करेगा। ब्लैक हैट हैकर या व्हाइट हैट हैकर या फिर एथिकल हैकर या पेंटेस्टर का काम वही होता है, बस इंटेंशंस अलग होते हैं। समझ में आया सबको? क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? डिस्कवरिंग लाइव होस्ट, आईपी एड्रेस एंड ओपन पोर्ट्स। ठीक है, जितने भी लाइव होस्ट है उनका पता लगाना, उनके आईपी एड्रेसेस का पता लगाना, उनके अंदर कौन कौन से ओपन पोर्ट्स है उनका पता लगाना। ठीक है, तो सर यहाँ पर लाइव होस्ट का मतलब एक्टिव होस्ट था ना? एक्टिव होस्ट, यस यस, लाइव होस्ट, एक्टिव होस्ट, यूजर, जो भी आप समझो कनेक्टेड डिवाइस। अब बताया ना, जे हम लोग टेक्निकली उसको होस्ट बोलते हैं, होस्ट। ठीक है, आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन वर्जन ऑफ पर्टिकुलर सर्विसेज। वो जो एप्लीकेशन रन हो रहा है, जो सर्विसेज रन हो रहा है, ठीक है, उसके वर्जन्स को आइडेंटिफाई करना। क्लियर है? थर्ड, डिटेक्टिंग द एसोसिएटेड नेटवर्क सर्विसेज ऑफ ईच पोर्ट। जितने भी एसोसिएटेड कनेक्टेड डिवाइसेस है, यूजर से, होस्ट है, उनमें कौन कौन से पोर्ट्स रनिंग है वो पता लगाना, कौन से पोर्ट ओपन है, क्लोज है, वो पता लगाना। डिस्कवरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम आर्किटेक्चर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या उनका कौन सा आर्किटेक्चर है वो पता लगाना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग। अब आते हैं इसमें एक टेक्निक
बार एक ओएस डिस्कवरी सॉरी ओएस के बारे में बोल रहा हूँ। अब इसमें बेसिकली ओएस या सर्विसेज इसको हम पता करते हैं ना, इसको हम लोग एक टेक्निक को बोलते हैं ओएस डिस्कवरी। इसको हम लोग अगर एक नाम से और जानते हैं बैनर ग्रैबिंग, ओएस फिंगरप्रिंटिंग के भी नाम से जानते हैं। Basically is a method used to determine the OS that is running on a remote target system. It is important scanning method as the attacker will have a high probability of success if the OS of the target system is known. Many vulnerabilities are OS specific. The attacker can then formulate an attack strategy based on the target system. There are two types of banner grabbing techniques are described below: active banner grabbing और passive banner grabbing. देखो, इसके कहने का मतलब ये है कि इस मेथड के थ्रू रनिंग सिस्टम पे या रिमोट टारगेट पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है हम लोग ये तो पता कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर टारगेट को अगर ये पता चल जाए ना कि कौन सा एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पर चांसेस ज्यादा हाई, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है उस सिस्टम पे कंट्रोल बनाने में, एक्सेस बनाने में। रीजन पता है क्या? एक कॉमन रीजन ये होता है, बेसिकली बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत नोन वल्नरेबिलिटी से अफेक्टेड है। आया बात समझ में? बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके वर्जन्स काम कर रहे हैं, आज भी लोग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो रनिंग सर्विसेज है वो आज भी यूज कर रहे हैं, लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब विंडोज 10 ये सब तो ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाता है, बट आज भी लोग ऐसे आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं जिसको बेसिकली आप सिंपल भाषा में समझो कि वो जो वल्नरेबिलिटी है वो पर्टिकुलर उस ओएस स्पेसिफिक है, बट उस ओएस को इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इसी के लिए मैं, अगर सामने वाले सिस्टम का ओएस वर्जन भी रिवील हो गया ना, और अगर उस ओएस का अगर कोई एक्सप्लॉइट है तो आसानी से उस कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है। डिटेल में नहीं, एक्सप्लॉइटेशन क्लास में बताएंगे, बट एक शॉर्ट में समझो, एक ऐसा आज भी देखो, आप लोग ध्यान से कभी गौर करना, बैंक के अंदर, इवन बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर, ऑफिशियल्स के पास भी देखना, आज भी लोग विंडोज 7 चला रहे हैं। आपको एक बात बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपी के बाद दुनिया का सबसे डेंजरस साइबर अटैक झेला था, और उसके अंदर सबसे खतरनाक एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। एक वल्नरेबिलिटी है MS 170110। उसमें हो ये रहा था कि अगर आप विंडोज 7 का सर्विस पैक 1 वर्जन यूज करते, चाहे वो आप सर्वर पे यूज करो या कॉमन पीसी पे आप चला रहे हो, आप जिस भी नेटवर्क पर हो, तो अगर टारगेट आपके नेटवर्क में एक बार भी अगर आ गया, तो बिना आपके कंप्यूटर पर बिना कुछ क्लिक कराए, बिना कुछ पेलोड भेजे, बिना कुछ एग्जीक्यूशन के, बिना इंटरेक्ट किए ही आपके उस पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता था 1 क्लिक पर। तो यहाँ पर क्या था, वो पर्टिकुलर जो सर्विस वर्जन था, वो जो सर्विस पैक वर्जन था, वो वल्नरेबल था। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट उसको कुछ सालों बाद आकर के बंद कर दिया। 2017 में 16 में ये वल्नरेबिलिटी उसका एक्सप्लॉइट लीक हो गया था। वो क्या था नहीं था उसके लिए थोड़ा डिटेल में जाना होगा, बताएंगे कभी एक्सप्लॉइटेशन के क्लास में। बट 2017 आई थिंक फरवरी या फिर मार्च अप्रैल में ना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 को ऑफिशियली बंद कर दिया था। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है। इवन उस टाइम विंडोज 10 आ रखा था, विंडोज 10 भी उस वल्नरेबिलिटी से अफेक्टेड था। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो टारगेट है वो वल्नरेबल है, वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ही वल्नरेबल है किसी एक्सप्लॉइट से। आया बात समझ में? और आते हैं यहाँ पर, दो तरीके का बैनर ग्रैबिंग होता है, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव बैनर ग्रैबिंग। एक्टिव बैनर ग्रैबिंग और पैसिव बैनर ग्रैबिंग। देखो, एक्टिव बैनर ग्रैबिंग अगर सिंपल भाषा में समझो, इन नेटवर्क, मतलब आप किसी नेटवर्क में हो और आप उस नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, लाइव, वही मतलब लाइव होस्ट का इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, उनके पोर्ट्स का पता लगा रहे हो, वो आता है एक्टिव बैनर ग्रैबिंग में। पैसिव बैनर ग्रैबिंग में ये होता है कि कोई टारगेट कहीं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन निकाल ली, जैसे कैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग बताए थे, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल लिया, या इवन बहुत बार होता ये है कि अटैकर टारगेट के सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया। अब जो टारगेट का सिस्टम था जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो टारगेट का सिस्टम, वो टारगेट अपने नेटवर्क में है, तो जब अगर टारगेट का सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है अटैकर को उसके नेटवर्क का भी एक्सेस मिल गया। तो ये आता है पैसिव बैनर ग्रैबिंग। मतलब एक्टिव हो गया डायरेक्टली,
और पैसिव हो गया इनडायरेक्टली। तो ये मत समझना कि हैकर को जरूरी नहीं है कि वो एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करे या फिर डायरेक्टली करे ना, वो इनडायरेक्टली भी कर सकता है। समझ में आया? प्रोटेक्ट आपको होना होगा। और यही याद रखना, हम अटैक तो बताएंगे, हम सबका पैचेस भी बताएंगे, कैसे सिक्योर करना है, कैसे उसको मिटिगेट करना है अटैक्स को। अगर कोई अटैक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हो गया तो डिफेंसिव भी समझना होगा। जनरली एथिकल साइबर सिक्योरिटी के नाम पे सब अटैक बताते हैं, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी के लिए काम करोगे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप उनको प्रोटेक्ट करो। ऑब्वियस सी बात है, ऑफेंसिव अप्रोच होना चाहिए। अगर आपके पास ऑफेंसिव अप्रोच ही नहीं रहेगा तो आप पेन टेस्ट ही नहीं कर पाओगे सिस्टम को। मगर डिफेंस सबसे बड़ा होता है, डिफेंस आपको करना आना चाहिए, और डिफेंस वही कर सकता है जिसके पास ऑफेंसिव पावर हो। समझ में आया? तो हम लोग डिफेंसिव भी सीखेंगे हर टॉपिक बाय टॉपिक। वाई बैनर ग्रैबिंग इज इम्पोर्टेंट? बैनर ग्रैबिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? An attacker used banner grabbing to identify the OS used on the target host, thus determine the system vulnerabilities and exploit that might work on that system to carry out further attack. एक सेकेंड। ठीक है, तो जो भी राम कहानी समझे वही बैनर ग्रैबिंग हो गया कि टारगेट सिस्टम पे जितना भी जो भी ओएस चल रहा है उस ओएस को आइडेंटिफाई करना, टारगेट होस्ट को आइडेंटिफाई करना, होस्ट जितने भी एक्टिव होस्ट है उन सिस्टम में अगर कोई वल्नरेबिलिटीज है उनको आइडेंटिफाई करना, वो आ जाता है हमारा बैनर ग्रैबिंग ही करता है। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ देना ओएस आइडेंटिफाई करना, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करना, ये कौन से किस में आता है, तो बता देना बैनर ग्रैबिंग। अगर कौन सा ग्रैबिंग आता है या कुछ भी पूछे तो बोल देना बैनर ग्रैबिंग। ठीक है, अब आते हैं आगे। अभी तक ये जितना भी हम चीज किए ना, ये जितना भी अभी तक समझे ना हम लोग, अब ये परफॉर्म हम कुछ जिसमें हम जनरली जितने साइबर सिक्योरिटी के अंदर में ना, एनमैप सबसे बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, एनमैप समझो तो टूल तो है, बट ये मत समझना कि ये यहाँ पर इसके अंदर ये समंदर है, इसके अंदर बहुत फीचर्स है। अगर आप एनमैप पे कंट्रोल बना लिए ना, तो फिर आप समझ जाओ कि आपका आगे का सारा रास्ता क्लीन हो जाएगा, और वो हम बताएंगे। बहुत अच्छा यूज है इसका। इसमें फायरवॉल बाईपास करने का एक से एक मेथड्स होता है, टेक्निक होता है। जनरली क्या करते हैं लोग, देखे हैं लोग, इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स एनमैप के नाम पे क्या बताते हैं, एक अग्रेसिव स्कैन बता दिया, एक वर्बोस बता दिया, और बहुत हार्ड टू हार्ड वर्जन डिटेक्शन करना बता दिया। बट असलियत में अगर हम एनमैप का, अगर हम सिर्फ एनमैप को कवर करने जाए ना, तो अगर हम एनमैप को कवर करने जाए ना, तो 1 महीना भी कम पड़ जाए। बट एनमैप का अप्रोक्स हम 4 से 5 क्लास लेंगे सिर्फ एनमैप का, और इतना बता देंगे, इतना समझ जाओगे आप लोग कि मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एनमैप होता क्या है। बेसिकली एनमैप का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैपर, एक तरीके का ओपन सोर्स टूल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्टेड है। ओपन सोर्स जब भी बोले तो समझ जाना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। और ये एक तरीके का नेटवर्क स्कैनर टूल है। इसको बनाया गया था, किसने बनाया था, तो सर गॉर्डन लियोन ने इसको डेवलप किया था, जिसमें पाइथन, लुआ, सी का भी यूज किया गया है। Nmap is used to discover hosts and services on a computer network by sending packet and analyzing the response. Nmap provide a number of features for probing computer network, including host discovery and services and operating system detection. These features are extensible by scripts that provide more advanced service detection, vulnerability detection, and other features. Nmap can adapt to network conditions, including latency and congestion ड्यूरिंग स्कैन। नेटवर्क मैपर इसका फुल फॉर्म है। इसको गॉर्डन लियोन ने इसे बनाया था, जिसकी मदद से हम लोग होस्ट का एक्टिव होस्ट डिस्कवर कर सकते हैं, सर्विसेज पता लगा सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क्स के अंदर से। अब ये काम कैसे करता है, तो ये पैकेट सेंड करता है। अब उस पैकेट का जो रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को एनालाइज करके जो डेटा हमें देता है, वो इस तरह जो डेटा हमारे पास आता है, उस डेटा को लेकर के जो हम आगे का फर्दर एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एनमैप का ये काम है।
ठीक है। प्लस आप यहाँ पर मैंने बताया था ना ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करना, इवन हम यहाँ पर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स का भी यूज करते हैं जो कि NAC के अंदर आता है। जैसे इंजन कहने का मतलब हो गया कि वो एक पूरे मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहा है। जैसे गूगल क्या है, सर्च इंजन है, तो गूगल में कुछ भी लिख देते हो तो गूगल इन्फॉर्मेशन ला के देता है ना। उसे Nmap का अपना सर्च इंजन है, इसको NAC बोलते हैं, Nmap स्क्रिप्ट इंजन, जिसके अंदर हर सर्विसेज, हर एप्लीकेशन, हर पोर्ट या हर वेंडर्स के लिए कहीं ना कहीं, बहुत सारे सर्विसेज के लिए वहां पर स्क्रिप्ट्स लगे हुए हैं, और हर स्क्रिप्ट्स का अपना अलग अलग काम है। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक बार और हिंदी में बढ़िया समझ जा देते हैं अच्छे से, शुद्ध हिंदी में। Nmap का काम क्या है, Nmap क्या है, अगेन सुनो। Nmap का मतलब नेटवर्क मैपर, ये एक तरीके का फ्री ओपन सोर्स टूल है। आप इसको फ्रीली यूज ले सकते हैं। ये टूल हैकिंग, एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, में यूज किया जाता है। ये एक तरीके का बहुत ही पावरफुल पॉपुलर टूल है। इवन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बंदे या फिर हैकर्स ही, पेंटेस्टर्स यूज करते हैं। बहुत बार जो नेटवर्क में भी जो लोग होते हैं, नेटवर्क एडमिन्स होते हैं, वो भी इसका यूज करते हैं। बहुत पॉपुलर टूल है। इस टूल का उपयोग आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, डिटेक्शन, OS डिटेक्शन के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, होस्ट डिस्कवरी के लिए, पोर्ट स्कैनिंग के लिए भी किया जा सकता है। या आपके सर्वर पे कौन सा पोर्ट, लाइक TCP पोर्ट्स, UDP पोर्ट, FTP सर्विसेज, या कौन सा सर्विसेज, FTP एग्जांपल बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कौन कौन से सर्विसेज पोर्ट्स ओपन है, वो पता लगा सकते हैं आप इस टूल के द्वारा। आप ये भी जान सकते हैं कि कौन सा होस्ट, कौन से एक्टिव होस्ट है, वो कौन से सर्विसेज का यूज ले रहा है, उनमें कौन से सर्विसेज का नाम क्या है, वर्जन्स क्या है उनके, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, ठीक है। ये सारी जानकारी आप Nmap के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप अक्वायर कर सकते हैं। जनरली इसका अगर देखा जाए ना, इसका मेन यूज होता है नेटवर्क डिस्कवरी, सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए किया जाता है। जैसे आप इस टूल से ये भी जान सकते हैं कि आपका अगर कोई सर्वर है, नेटवर्क है, तो इनमें कौन कौन से लूप होल्स है, ठीक है। यह आपका खुद का नेटवर्क है, नहीं जरूरी है कि आप खुद सिक्योरिटी कहीं होनी चाहिए तभी आप करो, नहीं, खुद का नेटवर्क है, आप कंसर्न है, आपका खुद का कोई बिजनेस है, आपका खुद का नेटवर्क है, वहां पर सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो आप टाइम टू टाइम आप खुद भी सिक्योरिटी की जांच कर सकते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड होस्ट एक्सेस तो नहीं ले रखा है, कोई बाहरी यूजर तो नेटवर्क का एक्सेस तो नहीं ले रखा है। अब एक चीज याद रखना, Nmap जो स्कैनिंग परफॉर्म करता है ना, वो स्टिल्थ स्कैनिंग परफॉर्म करता है। स्टिल्थ का मीनिंग मालूम है आप लोग को? व्हाट इज स्टिल्थ? STEALTH ना, करेक्ट। नोटिफाई नहीं होगा, छुपा हुआ, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, वो अपना आएगा काम करके निकल, जैसे होते हैं ना, बोलते हैं ना स्टिल्थ फाइटर जेट। तो स्टिल्थ फाइटर जेट कहने का मतलब कि वो रडार में आएगा ही नहीं, वो आएगा, बॉम्ब गिराएगा, चला जाएगा, आप देखते रह जाओगे। तो यहाँ पर यही है, Nmap जो स्कैनिंग परफॉर्म करता है ना, स्टिल्थ स्कैनिंग परफॉर्म करता है। इट मींस कि जब यह स्कैनिंग परफॉर्म करता है ना, तो सामने वाले सिस्टम पर कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं जाएगा कि उसका सिस्टम स्कैन किया जा रहा है। बट हाँ, ये मत सोचना, बट उन पे लॉग्स जाएंगे, लॉग्स रिकॉर्ड में जाएगा कि उनका सिस्टम Nmap से स्कैन किया गया था या उनका सिस्टम स्कैन किया गया था। बट सामने वाले को जब स्कैनिंग परफॉर्म किया जा रहा होगा ना, उस टाइम उसको कोई इल्म ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा उसका सिस्टम स्कैन किया जा रहा है। तो याद रखना, Nmap स्टिल स्कैनिंग का यूज करता है। अब एक हैकर कैसे यूज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, हैकर सिस्टम या नेटवर्क में जो कमियां होगा उनको पता करके, उस लूपहोल्स का पता करके, उसके पोर्ट्स, वल्नरेबल पोर्ट सर्विसेज का पता लगा करके उसको एक्सेस करने का कोशिश करेगा। एक एथिकल हैकर क्या करेगा? एक एथिकल हैकर उस वल्नरेबल सर्विसेज का पता लगा करके, उन पोर्ट की कमियों का पता लगा करके उसे फिक्स कर देगा। काम दोनों सेम ही करेगा, बस दोनों का इंटेंशन, दोनों का पर्पस अलग होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब जैसे मान कर चलो आप ही लोग हो, ठीक है, अपने नेटवर्क, आपके घर में राउटर्स लगे होंगे। बहुत बार आप लोग को ये भी लगता होगा ना कि यार मेरा कोई वाईफाई का पासवर्ड ना जान गया हो, कोई कनेक्ट कर, कितने लोग कनेक्ट है, तो आप भी निकाल सकते हैं। हालांकि उतना करने का भी जरूरत नहीं, आजकल तो बहुत सारे फ्री में नेटवर्क स्कैनर टूल्स भी आने लग गए हैं। आपके
फ़ोन्स में भी आ जाते हैं, आपके लैपटॉप में भी आ जाते हैं। जैसे मैंने कुछ स्कैनर का नाम बताया होगा, कभी न कभी यूज़ ही किया होगा आप लोगों ने। जैसे एंग्री आईपी स्कैनर विंडोज़ के लिए आता है, आईपी स्कैनर है, बहुत सारे नेटवर्क माइनर्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। मगर इसमें क्या होता है कि एनमैप में यही है कि एडवांस है, एनमैप एडवांस है। अब वो जो टूल्स है वो सिर्फ़ होस्ट डिस्कवरी के लिए ही बनाए जाते हैं। वो सिर्फ़ आपको यूज़र्स बताएँगे, पोर्ट सर्विसेज़ रनिंग बताएँगे, इवन बहुत सारे तो पेड वाले भी हैं, बहुत सारे पेड भी आते हैं उसमें। मगर बात वही है, अगर प्रोफ़ेशनली अगर आपको कल को जाके इस फ़ील्ड में परस्यू करना है, तो आपको स्कैनिंग तो एट लीस्ट आना ही चाहिए। क्योंकि एट द एंड आप याद करो, जब हम साइबर सिक्योरिटी का वो फ़ेज पढ़े थे, तो उसमें जो सेकंड फ़ेज क्या था? कौन बताएगा? सेकंड फ़ेज क्या था? साइबर सिक्योरिटी का जो साइकिल हम लोग समझे थे, उसमें सेकंड फ़ेज क्या था? भूल गया। सर रिकॉन्शियस सर। रिकॉनाइसेंस, यस, स्कैनिंग, याद आया? मैंने बताया था ना उस दिन अच्छे से कि जब राजा को हमला करना था, तो अपना जो गुप्तचर था, उसके स्पाई थे, उसको भेजा कि ज़रा स्कैन करो इस पूरे किले को, ज़रा चेक करके आओ, इस किले के अंदर कोई कमी है। तो जब उसने स्कैन किया, तो देखा कि यार किला तो पूरा ठोस कंक्रीट का है। बट उस किले के पीछे एक खिड़की, एक दरवाजा था, जो कि पूरा कंक्रीट का किला, बट उसके पीछे जो एक खिड़की था, वो क्या था? किसका था? लकड़ी का था। तो ऑब्वियस सी बात है यार, लकड़ी तो कमज़ोर है, तोड़ कर घुस गए अंदर। तो सेम चीज़ तो यहाँ हुआ ना। अब हमें सिस्टम में क्या है, नहीं है, अब हमको कैसे पता चलेगा? पता ऐसे ही चलेगा ना जब तक हम उसके सिस्टम्स को चेक नहीं करेंगे, स्कैन भी नहीं करेंगे, तब स्कैन करेंगे तब। तो जब हम स्कैन किए तो हमें दिखा कि यार इसमें ना बैकग्राउंड में कुछ ऐसे सर्विसेज़ चल रहे हैं, जिसका कॉम्प्रोमाइज़ करके एक्सेस लिया जा सकता है। आया बात समझ में? क्लियर है? सर चलो आज हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा-सा गला दर्द दे रहा है मेरा। तो थ्योरी खत्म हो चुका है, हम नेक्स्ट क्लास से इसका प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। अब बहुत लोग अभी थ्योरी छोड़ के भागा है, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आना है जिसको आओ, जिसको नहीं आना है मत आओ। बट एट लीस्ट